2020 की तरह 2021 में एक बार फिर कोरोना वायरस देश के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर चुका है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लगातार खास मेहमानों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं और अब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मौजूद हैं। भूपेश सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की क्या स्थिति है सर? कोरोना की स्थिति जो हमारे खासकर रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, बेमेतरा और ये विदर्भ से लगा हुआ एरिया है और दूसरा जो झारखंड एक जसपुर जिला है, वहाँ आंकड़े कुछ अधिक हैं। बचत जगह चाहे वो जांजगीर जिला कहें या मुंगेली या बिलासपुर या बस्तर के जिले कहें या रायगढ़, तो यहाँ स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना इन 4-5 बड़े शहरों में है। ये आंकड़े पिछले साल करीब 3800 से पीक में, इस साल पहले 10,000 हुआ, 11,000 और 14,000 हुआ। फिर अभी रोकथाम किए तो कल थोड़ा सा एक संतोष हुआ कि ये आंकड़े 14,000 से घट के 10,000 हुआ है। तो अब धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल करते जा रहे हैं और आंकड़े में कुछ कमी आती जा रही है। तो क्या सर आप ये कह रहे हैं कि जो पीक थी छत्तीसगढ़ में कोरोना की इस दूसरी लहर में वो गुजर चुकी है और अब ढलान की तरफ है? अभी अब एक दिन कम हुआ है तो इससे मैं नहीं कह सकता कि अब तो ढलान पे ही आ गया है, लेकिन अब 2-4 दिन देखने के बाद जब ये आंकड़े आएंगे तब स्पष्ट होगा कि हम सही में कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, पीक में चले गए थे या पीक आना बाकी है। क्योंकि जो ये पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज पाए गए हैं। दूसरा जो दिखाई दे रहा है वो पिछले वर्ष जो बुजुर्ग थे या बीमार थे और दूसरी बीमारियां थी उसको ज्यादा संक्रमित कर रहे थे, लेकिन इस समय जो है वो जो उनके साथ साथ नौजवान और बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ये बड़ा चिंताजनक है। एक और बिहेवियर जो सामने आ रहा है वो एंटीजन में निगेटिव आ रहे हैं, आरटीपीसीआर में निगेटिव, और पता चलता है कि उसके बाद टेस्ट संक्रमित हो गए हैं और अचानक उसको जब जांच करते हैं तो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो ये जो बिहेवियर जो चेंजेस जो दिखाई दे रहा है कोरोना का, ये वैज्ञानिकों को भी और डॉक्टरों को इसको नोटिस में लेना चाहिए कि ये जो सेकंड स्ट्रेन आया है क्या पहले के जो स्ट्रेन है उससे भिन्न है, क्या ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। क्योंकि पिछले साल जो आंकड़े पूरे देश भर में 1 लाख से कम था, इस समय 1.5 लाख बढ़ गया है। तो ये क्या ज्यादा फैल रहा है और इसके कारण से मौतें ज्यादा हो रही है, ये अध्ययन करने की बात है। क्योंकि आज विश्व देखिए वो रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, अचानक रेमडेसिविर के पीछे सब लोग भागना शुरू किए। तो ये रेमडेसिविर तब लगता है जब बहुत विशेष परिस्थिति में डॉक्टर इसको लगाते हैं, लेकिन आज पूरे देश भर में हर आदमी जान चुका है कि रेमडेसिविर है। तो इस प्रकार से जो स्थिति बन रही है वो बड़ी चिंताजनक है। ठीक है सर, आपकी विशेषज्ञों से जो बात हुई होगी उसके आधार पर आपको क्या जानकारी मिल रही है सर? क्या ये स्ट्रेन जो है वो ज्यादा खतरनाक है? क्या इस वजह से पॉजिटिविटी रेट जो है उसके आंकड़ों पर असर पड़ा है? और मृत्यु दर छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक डिटेल्स अगर आप शेयर करें तो प्लीज। मैं लगातार विशेषज्ञों से, डॉक्टरों से रोज मेरी बात हो रही है और वो लोग भी मतलब सबसे पहली बात है कि नौजवान ये समझता है कि मुझे तो बीमारी नहीं होगी और होगी तो मैं लड़ लूंगा, लेकिन वो जो कोरोना चेस्ट में आक्रमण कर रहा है और उसके कारण से अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और थकान बहुत महसूस करते हैं और उसकी मौत तक हो जाती है। तो ये नौजवानों को भी इस मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि उसको टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद यदि किसी प्रकार का आप कोरोना संक्रमित हैं तो तत्काल आपको डॉक्टर की सेवाएं लेनी चाहिए, उसकी और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए। सर, कम्युनिटी स्प्रेड मान सकते हैं इसको छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, इसे लेकर सरकार की नीति रणनीति क्या है? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने 207 कंटेनमेंट जोन घोषित किया और उसके पहले तो 144 धारा लगाया, फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किया। उसके बाद भी लोगों के साथ ये है कि हमने एक फेज हमने पार कर लिया तो दूसरे फेज भी पार कर लेंगे। ये जो आत्मविश्वास है वो बहुत घातक सिद्ध हुआ
और इसके कारण से फैलाव हुआ, कोई लोग मान ही नहीं रहते। जिसको संक्रमण नहीं हुआ है वो बहुत निश्चिंत रहता है कि मुझे तो नहीं होगा, लेकिन जब संक्रमित हो जाता है तो सबसे ज्यादा डरता वही है। तो ये जो दो प्रकार की जो स्थिति है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और इसलिए मजबूर गांव है, दुर्ग है, रायपुर है और कुछ शहरों में हम लोगों को लॉकडाउन लगाना पड़ा लोगों के सहमति से। हम 3-4 दिन 5 दिन का समय दे के ही लॉकडाउन लगा रहे हैं ताकि ये पैनिक न हो, ताकि लोग रोजमर्रा के जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको संग्रहित कर लें, अपने घर में रख लें। तो उस प्रकार से लॉकडाउन हुआ है और सफल हो रहा है, और इसमें कुछ निश्चित रूप से दुर्ग में, रायपुर में आंकड़ों में इसमें कमी आई है। आप लगातार दुर्ग, रायपुर का जिक्र कर रहे हैं, उन जगहों के नाम ले रहे हैं जहां पर लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है, लेकिन पिछले साल जब भारत सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था तो आप ही की पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसकी तरफ से लॉकडाउन के तरीके को लेकर सबसे ज्यादा सरकार की घेराबंदी की गई थी सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी विरोध किया था और आज भी मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। लेकिन जब वो स्थिति, जब कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है और स्लो डाउन करना है, एक उपाय ये भी है, लेकिन ये आखिरी हल नहीं है। पिछले साल आपको याद होगा कि अचानक प्रधानमंत्री जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज से लॉकडाउन शुरू, और सब कुछ थम गया और उसमें किसी को कोई तैयारी हुई नहीं थी। तो लोग जो बाहर गए थे वो बाहर में रह गए, जो घर में है वो घर में रह गए, किसी के पास कोई सामान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और इस कारण से बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैली थी। अभी जो लॉकडाउन है वो सारे समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से और जो संगठन है उन सबसे बात करके इसको लागू किया, तो सबकी सहमति से कोई काम करोगे तो वो सफल भी होता है और आसान भी होता है। तो इसमें कोई पैनिक नहीं हुआ। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ। अब तो इस कारण से ये ज्यादा सफल रहा है। हम लॉकडाउन के विरोध में है, अब पूरे देश भर में एक साथ लॉकडाउन कर देंगे और किसी का आने जाने के लिए तो लोग सड़कों पे आए, आपने देखा ना, करोड़ों लोग सड़क पे आए। तो ये स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए। हमने पूरे सब जगह पे लगाया नहीं, लेकिन जिस शहर में ज्यादा हो गया है उस शहर में हमने लगाया। ठीक है भूपेश सर, एक बात जो बार बार एक्सपर्ट्स की तरफ दोहराई जाती है वो ये कि साहब लॉकडाउन जो है वो हल नहीं हो सकता है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो लोगों को अपनाना पड़ेगा, आप मास्क लगाइए, आप 2 गज की दूरी रखिए। और लॉकडाउन जो पिछले साल लगा था वो दरअसल जो स्वास्थ्य ढांचा था उसको दुरुस्त करने के लिए। फिर इस बार आप लोग दोबारा अब लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं सर? क्या पिछली बार तैयारी अधूरी रह गई थी? क्या आप वो जो लॉकडाउन है उसको सही ठहराने के लिए आप बात कर रही हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस बार लॉकडाउन से क्या हासिल करना चाह रहे हैं? नहीं, क्या आप उस पक्ष के हैं कि वो सही था और आप जो कर रहे हैं गलत है? नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो देश को ये बताया गया था कि ये जो स्वास्थ्य ढांचा है देश का, बुनियादी ढांचा, उसको दुरुस्त करने के लिए। ऐसा कुछ बताया गया था क्या? जी सर, ऐसा बताया गया था और अभी भी जितने एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो यही बात रखते हैं। सुनिए, आज जो बात को कह रहे हैं उस समय तो केवल ये है कि आप 21 दिन दीजिए, पूरा कोरोना समाप्त हो जाएगा। 21 दिन क्या, 21 महीना बीतने जा रहा है, अब तो 21वां महीना भी आ जाएगा। लॉकडाउन खत्म, मतलब कोरोना समाप्त हुआ क्या? आप थाली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, टार्च दिखा दीजिए, लैंप जला दीजिए, कोरोना भाग गया क्या? तो आप जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए, आप निष्पक्ष रहिए, ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जो जरूरत है उसके हिसाब से निर्णय स्थानीय तौर पर लेना चाहिए। ये निर्णय लेने का अधिकार हमने कलेक्टरों को दिया। कलेक्टर 144 धारा भी लगाए, नाइट कर्फ्यू भी लगाए, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होते गया तो लॉकडाउन भी किए। तो ये नहीं हम लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ कर रहे हैं, और उसके साथ पैरेलल अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उसके लिए सूखा राशन की व्यवस्था कैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था, सब्जी कैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। ठीक है, अचानक नहीं करना चाहिए, ये मैंने कहा। ठीक है, आगे कोई विषय? अब मैं आगे आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये कोरोना की दूसरी लहर, इसके आने की वजह आप क्या देखते हैं? क्या इसके लिए सीधे सीधे आम आदमी जिम्मेदार जो कोरोना के साथ कैसे जीना है ये भूल गया, या फिर वो सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार, वो नेता भी जिम्मेदार जो अपनी पीठ थपथपाने लगे कि देखिए साहब कोरोना से जंग में हमने बाजी मार ली? देखिए, ये जो दूसरा जो लहर आया है
विभिन्न देशों में भी दूसरे लहर आया और तीसरा लहर भी आएगा। तो इसकी तैयारी हम लोगों को करना चाहिए। और हमने जंग जीत ली है, हम विदेशों को सहायता कर रहे हैं, यहाँ देश में न वैक्सीन की पूर्ति हो पा रही, न रेमडेसिविर की पूर्ति हो रही है, दूसरे देश में आप दौड़ दौड़ के आप कर रहे हैं, और उस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं। हमारे खुद की बिहेवियर क्या है, हम बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं और दूसरे कहते हैं कि आप मास्क लगाओ, पर उपदेश चल बहुत तेरे, मैं ही मास्क नहीं लगाऊंगा और कहूंगा कि आप मास्क लगाएं। ये बात तो ठीक नहीं है ना, हमको भी तो व्यवहार करना चाहिए। जब हम व्यवहार करेंगे तो लोग भी उस प्रकार के व्यवहार करेंगे। ये स्थिति पूरे देश में है जी। एक तरफ चुनाव, हम ही चुनाव रैली कर रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अभी भी जारी है। जबकि आप देखेंगे बंगाल में जो डेथ रेट है 1.60% है, हमारे छत्तीसगढ़ में 1.1 है, हमसे कहीं ज्यादा डेथ रेट है, लेकिन लाखों की भीड़ वहां इकट्ठा हो रही है। वहां कोई मास्क पहन रहा है क्या, कोई 2 गज की दूरी कर रहे हैं? हम आसाम चुनाव में गए थे, वहां कौन सा वो प्रोटोकॉल का पालन हो रहा था, या दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव हुए वहां पालन हुआ है? नहीं, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं सर। इसी वजह से मैं जानना चाह रही थी कि मतलब ये थकान नहीं है, मतलब लोग नहीं थके कोरोना के नियमों का पालन करते करते, बल्कि नेताओं ने लोगों को गुमराह कर दिया कि जब नेता जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, वहां लाखों की भीड़ होती है और वहां नेता भी खुद भूल जाते हैं और वो लोगों को भी याद नहीं दिलाते हैं कि मास्क भी लगाना है, 2 गज की दूरी भी बनानी है। तो मतलब लोगों को नेताओं ने गुमराह किया सर। किसी निष्कर्ष में पहुंचना उचित इसलिए नहीं है कि जैसे मैं बिहार चुनाव में गया था, मैं तो मास्क लगाया था, लोगों से पूछा आप क्यों मास्क नहीं लगाया, बोले यहाँ बिहार में तो कोरोना नहीं है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि कुछ शहरों में वहां भी लगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक को दोष दें, लेकिन पूरे हम लोगों को उस प्रोटोकॉल का जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उसका पालन करते रहना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी भी जितने भी इलाज हो रहा है वो उसके कोई दवाई नहीं है, रोकथाम के लिए कर रहे हैं। मान लो आप वैक्सीन लगा नहीं है, वो रोकने का काम करेगा, आपको सुरक्षित रखने का काम करेगा, लेकिन इलाज तो नहीं है वो। ये महत्वपूर्ण बात है सर जो आप कर रहे हैं कि इलाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बचाव के तरीके हैं और आपको अपना बचाव करना है। और वैक्सीन का आपने क्योंकि यहाँ पर जिक्र कर दिया है, वैक्सीन को लेकर क्या वाकई में जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके साथ आपको लगता है केंद्र की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है, जिस तरीके के आरोप महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगाए गए? जितने वैक्सीन देखिए पूरे देश में, उस दिन जब प्रधानमंत्री विषय हुआ तो जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने जानकारी दी कि पूरे देश में एक दिन में 23 या 24 लाख वैक्सीन उपलब्ध हैं। अब 23-24 लाख वैक्सीन में अब 135 करोड़ के देश में आप कब तक लगाएंगे? तो जो आप बाहर भेज रहे हैं, दूसरे देश वैक्सीन भेज रहे हैं, उसे तो कम रोकिए। और जो दूसरे कंपनियों के जो वैक्सीन तैयार हैं उसको भी अलाउ करिए, ताकि तेजी से हम लोग कर सके वैक्सीनेशन। अभी अब छत्तीसगढ़ की बात है तो यदि लक्षद्वीप और छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए तो 14% वैक्सीनेशन हमारे छत्तीसगढ़ में हो चुका है। मतलब देश में हम बड़े राज्यों हम टॉप में हैं। तो हम पे आरोप लगाता है कि हम सहयोग नहीं करते। ये तो मतलब राजनीति हो रही है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हम करके भी हम केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि आप हमारे हेल्थ वर्कर है वो 87% वैक्सीनेशन हो गया है, फ्रंटलाइन वर्कर है वो 84% वैक्सीनेशन हो गया है। अब जो 45% से ऊपर के हैं वो 48% हमारी वैक्सीनेशन हो गया है। तो टोटल यदि पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारे 14% वैक्सीनेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में। फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम सहयोग नहीं करते। हमारी क्षमता तो 4 लाख की है, हमको 4 लाख रोज उपलब्ध करा दीजिए, हम जल्दी जल्दी वैक्सीनेट कर देंगे लोगों को। ये जो राशनिंग की गई है केंद्र की तरफ से वैक्सीन की, वैक्सीनेशन नीति जब केंद्र की तरफ से बनाई गई उसमें क्या राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई? नहीं, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये अलग अलग देशों में जो वैक्सीन है उसकी कीमत क्या है, इसकी कितना है, हमारे देश में बन रहा है उसकी कितनी कीमत है, वो सब बताया गया था। लेकिन ये तो नहीं, अभी तो ये है कि जैसे पीपी किट पहले भारत सरकार देती थी, अब राज्य सरकार को खरीदना। पहले जो टेस्टिंग है हमको पुणे भेजना पड़ता था, किसी राज्य को दिल्ली भेजना पड़ता था। अब
खुद राज्यों को कहा गया कि आप अपने मेडिकल कॉलेज में आप डेवलप करिए, तो सब लोग अपने अपने जो मेडिकल कॉलेज उसमें डेवलप कर लिए टेस्टिंग के लिए। अब उसी प्रकार से अभी ये सेंट्रलाइज है, भारत सरकार सेंट्रलाइज करके रखी है कि ये दो कंपनी के कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो कंपनियों के वैक्सीन उपलब्ध हैं और वो जितना देते हैं उतना हम लोग लगाते हैं। कुछ राज्य नहीं लगा पा रहे हैं, लोग लगा पा रहे हैं। अब ये है कि और जो वैक्सीन जो है न उसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो यदि ज्यादा अब तो मात्रा सर में इजाजत दे दी गई है, अब तो स्पुतनिक 5 जो है उसको भी इजाजत दे दी गई है भारत में इस्तेमाल की। हाँ, तो जितने जल्दी होगा उतना अच्छा है ना जी, तो इतना कह रहा हूँ। जितने ज्यादा मात्रा में, हमारे 135 करोड़ की जनसंख्या है, अभी तो 45 साल के ऊपर वाले लग रहे हैं। अभी मैं आपसे चर्चा में भी बोला कि ये नौजवान भी संक्रमित हो रहे हैं, उसकी भी मौतें हो रही है। हमने तो मांग की है प्रधानमंत्री जी से 18 साल के ऊपर के जो नौजवान हैं उसको भी वैक्सीनेट किया जाए, उनको भी वैक्सीन लगा तो डोज दिया जाए। तो विशेषज्ञों का लेकिन ये मानना है कि साहब 18 साल से 35 या 45 साल तक के जो युवा हैं, अगर उनको कोरोना होता है तो उनमें लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते। इस वजह से इस स्टेज पर जहां पर वैक्सीन बन कम रही है, हमें युवाओं की जगह 45 साल से ज्यादा उम्र की जो आबादी है उस पर फोकस करना चाहिए ताकि हम डेथ रेट को कंट्रोल कर सके। ये रणनीति, इसमें कहाँ गलती दिखती है सर आपको? अभी जो सेकंड स्ट्रेन आया है वो नौजवान भी संक्रमित हो रहे हैं। अब अभी मैंने आपसे चर्चा में पहले ही दौर में मैंने कहा कि नौजवान इससे संक्रमित हो रहे हैं, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। जो पिछले फर्स्ट स्ट्रेन आया उसमें नहीं था, ठीक है, नौजवान और बच्चे तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे, लेकिन इस समय नौजवान भी और बच्चे भी इससे संक्रमित हो रहे हैं सेकंड स्ट्रेन में। तो इसलिए वैक्सीनेशन अब वो लिमिट खत्म करना चाहिए। वो 45 साल वाला, वो 18 साल का भी छूट मिलनी चाहिए उनको भी। जब स्पुतनिक को भी कर दिए और वैक्सीन आ सकते हैं यहाँ, तो हम लोगों को ज्यादा लोगों को कवर करना चाहिए। अब 14% हुआ है 15 दिन में, तो फिर हमको करने में तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए सेकंड डोज भी देना है, वो मात्रा और अतिरिक्त लगेगी। फर्स्ट डोज चल रहा है, तो इसलिए जब हमने शुरू किया था तो जो हेल्थ वर्कर है उसे हमारे 87%, लेकिन सेकंड डोज है वो 54%, दूसरा जो फर्स्ट लाइनर है 84%, सेकंड है वो 48%। तो इस प्रकार से अभी भी जो सेकंड डोज देना है, जितने पहले फर्स्ट डोज दें उसको लगा नहीं पाए हैं, तो हम लोगों को वो भी सेकंड डोज के लिए भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। उतने और फिर मात्रा और बढ़े लगेगी, क्योंकि उसको तो निश्चित अंतराल में 4 सप्ताह या 6 सप्ताह में आपको लगाना ही होगा। तो फिर उस समय फिर और लोगों को लगाना है, उसमें कमी आएगी। इसलिए मात्रा बढ़ाया जाना चाहिए, उत्पादन भी बढ़े और दूसरे कंपनियों को भी अलाउ होना चाहिए। और यदि विदेश आप भेज रहे हैं तो उसको रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल सर, चलते चलते संदेश क्या देना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को? कोरोना बड़ा खतरा, बड़ा कहर बरपा रहा है, उससे निपटने की चुनौती भी यकीनन आप सभी सरकारों के लिए बड़ी है सर। बिल्कुल सही बात है कि इससे जो बचाव है, जो हमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, बार बार हाथ धोना है, और उसके साथ इसको जीवन का हिस्सा मान के, पता नहीं कब तक खत्म होगा, तो इससे हमारे अपने जीवन दिनचर्या में शामिल हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे लड़ाई में आसानी होगी। और वैक्सीनेशन तो सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल जी एबीपी न्यूज पर आने के लिए। तो आपने सुना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जितनी जल्दी आम जन कोरोना के साथ किस तरीके से जीना है ये सीख लेंगे, उतना ही खतरा इस कोरोना वायरस का कम होता चला जाएगा और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। एबीपी न्यूज भी आपसे यही गुजारिश कर रहा है कि जैसे ही आपकी बारी आए वैक्सीन जरूर लगवाएं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे
एबीपी न्यूज।